हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पीवाईक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली इन विच स्टेज। इसमें ये पूछा है कि बच्चा तर्क, कल्पना, इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी स्टेज में करता है? तो चलिए अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी मूर्त सक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल। तो मैं आपको बता दूं, जो 11 वर्ष के बाद बच्चा तर्क, कल्पना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि बच्चा इसी में ही जो ऑपरेशनल स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसी में बच्चा तर्क करता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जिसमें पुरस्कार और दंड का प्रयोग होता है। द लर्निंग थ्योरी विच यूजेस रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज। इसमें ये पूछा है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें हम पुरस्कार और दंड यानी रिवार्ड और पनिशमेंट का यूज़ करते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी इंसाइट लर्निंग, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिविज़म। तो मैं आपको बता दूं, जो ये थ्योरी थी, रिफोर्समेंट पनिशमेंट वाली थ्योरी, ये स्किनर ने दी थी, जिसको हम ऑपरेट कंडीशनिंग स्टेज भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है यानी बिहेवियर कैन बी शेप्ड थ्रू रिफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, कि जो बच्चे का व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसको हम शेप कर सकते हैं रिफोर्समेंट करके और पनिशमेंट करके भी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप ये समझ लीजिए, स्किनर ने दी थी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें उन्होंने टाइप्स बताए थे, पॉजिटिव रिफोर्समेंट, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। जो पॉजिटिव है इसमें कुछ ऐड करने की बात करते हैं और जो नेगेटिव है इसमें रिमूव करते हैं। पॉजिटिव रिफोर्समेंट में ऐड करते हैं, जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो टीचर ने उसको शाबाश किया, वाह किया, तो बच्चे में बिहेवियर इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह नेगेटिव रिफोर्समेंट में कुछ रिमूव करते हैं, जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो बच्चे ने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया तो टीचर ने उस पर चिल्लाना अवॉइड करने लगा, उस पर चिल्लाता नहीं है टीचर, तो इससे भी बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज़ होता है। और पॉजिटिव पनिशमेंट में इसमें भी कुछ ऐड करते हैं, जैसे बच्चे ने टॉय को हिट कर दिया तो पेरेंट्स ने या किसी बड़े ने उसको डांट दिया, तो इससे बिहेवियर डिक्रीज़ हो गया बच्चे का। और इसी के अपोजिट नेगेटिव पनिशमेंट होती है, जिसमें भी रिमूव करते हैं, तो इससे क्या होता है, बिहेवियर डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? तो आपको बताना है जो जेडपीडी है ये किसने दी है। तो ऑप्शन ए पियाजे ने दी थी, ऑप्शन बी वाइगोट्स्की ने, ऑप्शन सी फ्रॉड, ऑप्शन डी कोलबर्ग। तो मैं आपको बता दूं, जो पियाजे हैं इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है, जो वाइगोट्स्की हैं इन्होंने जेडपीडी दी है, और जो फ्रॉइड हैं इन्होंने ईगो सुपर ईगो दी है, और कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वाइगोट्स्की। क्योंकि जो जेडपीडी है ये क्या होता है, जेडपीडी एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ये गैप होता है जो बच्चा अकेले कर सकता है और किसी के हेल्प से कर सकता है, इनके बीच का गैप होता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं। एक सर्कल है सबसे छोटा वाला, थिंग्स द लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन, कि जो लर्नर है खुद से कर सकता है।
और जो बीच में है ये ZPD है कि जो थिंग्स हैं द लर्नर कैन डू विद हेल्प, कि जो लर्नर है हेल्प किससे कर सकता है, किसी की मदद से कर सकता है। और उससे बड़ा सर्कल है जो लर्नर नहीं कर सकता। तो जो लर्नर नहीं कर सकता और लर्नर जो कर सकता है, इनके बीच में जो हेल्प कर रहा है, जो गैप है, इसी को ZPD बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 4, बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र किसने दिया? जो IQ फॉर्मूला है ये किसने दिया है? ऑप्शन ए विनेत ने, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। कि मैं बता दूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और बी कैसे है? क्योंकि जो IQ का फॉर्मूला है ये स्टर्न ने दिया है। इन्होंने इसमें बताया है कि जो मेंटल एज है उसको डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से और मल्टीप्लाई 10 से। तो ये दिया है IQ स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? जॉन डुई से, स्किनर से, फ्रॉइड से, थॉर्नडाइक से। तो ये तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ये रिपीटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है जॉन डुई, क्योंकि इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोर्स किया है। ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा। तो नेक्स्ट पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी जो लर्निंग है, सीखना है, इनमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, ऑप्शन बी स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज, ऑप्शन सी अनुभव पर आधारित, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी केवल जन्मजात, ओनली इनेट। तो मैं बता दूं आपको, जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल्स यानी प्रैक्टिस से आती है, अभ्यास से आती है, ये बाय बर्थ नहीं होती है। इसलिए इसका राइट आंसर नहीं पूछा है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जो लर्निंग है ये व्यवहार में भी परिवर्तन है, ये परमानेंट चेंज भी है और ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ये बाय जन्म से नहीं आती है। इसलिए इसमें उल्टा पूछा है, नेगेटिव। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। जैसे ये देख सकते हो आप, जो लर्निंग है एक प्रोसेस है, इसमें चेंजेस इन्वॉल्व्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, सोशल एक्टिविटीज़, मोटिवेशन, पर्सनलाइज्ड, होलिस्टिक यानी सर्वांगीण विकास आता है। ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? कि इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द रोल ऑफ टीचर इज। इसमें ये पूछा है कि जो भी हम बच्चे पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देते हैं तो उसमें टीचर किसकी भूमिका ज़्यादा निभाता है? नियंत्रक की? नहीं, ऐसी तो बात नहीं की गई है। दंड देने वाला है? ये भी नहीं है। फैसिलिटेटर यानी मार्गदर्शक, ये है। एग्जामिनर, ये भी नहीं है। तो इसमें बताया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें बताया गया है कि जो टीचर है एक बच्चों के सामने मार्गदर्शक की तरह काम करेगा, उनको ना कुछ करके देगा, ना ही उनके बीच में कोई बाधा उत्पन्न करेगा, बस उनको फैसिलिटेट करेगा। इसीलिए फैसिलिटेट से फैसिलिटेटर बना, इसलिए टीचर को मार्गदर्शक यानी फैसिलिटेटर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन? ऑप्शन ए रिवार्ड्स, बी मार्क्स, सी क्यूरोसिटी, डी पनिशमेंट। तो इसमें ये पूछा है कि जो भी हमारी इंटरनल मोटिवेशन होती है, जो हमारे अंदर से आती है, वो कौन सा है? जो पुरस्कार होता है ये कुछ बाहर से मिल रहा है कि हमें बाइक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, पैसे चाहिए, तो बाहर से पैसा मिल रहा है या कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह मिल रहा है तो रिवार्ड्स पे आएगा। तो ये आंतरिक में नहीं आता है। मार्क्स भी बाहर से है तो ये बाहरी यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जो क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा है वो अंदर से आती है, जो इंटरनल मोटिवेशन होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो मोटिवेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक होता है
इंटरनल मोटिवेशन, जो व्यक्ति के अंदर से आती है, जैसे जिज्ञासा हो गई या कुछ पाने की इच्छा हो गई, तो ये सब आता है। और जो एक्सटर्नल होता है यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, यानी जो बाहर से आती है, किसी पनिशमेंट से बचने के लिए, कुछ गिफ्ट या रिवार्ड्स पाने के लिए। तो इस टाइप की होती है दो, एक्सटर्नल और इंटरनल। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज। जो कोलबर्ग हैं उन्होंने नैतिकता की कुछ स्टेजेस दी हैं, जिसमें आता है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो उसमें उन्होंने 2 टाइप्स बताए हैं। प्री कन्वेंशनल में दंड और आज्ञापालन, और जो सेकंड वाला है इसमें तीतों और तैत की बात की गई है। और जो कन्वेंशनल स्टेज है इसमें गुड बॉय, गुड गर्ल एंड लोअर ऑर्डर की बात की गई है। फिर नेक्स्ट है जो हाईएस्ट है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, जिसमें सामाजिक संपर्क, यूनिवर्सल मोरल आता है। तो इसमें पूछा है सबसे हाईएस्ट स्टेज, तो हाईएस्ट स्टेज मैंने अभी बता दिया, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जैसे ये रहा, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। कन्वेंशनल 2 से 7, कन्वेंशनल 8 to 13 ईयर्स, पोस्ट कन्वेंशनल अडल्टहुड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर्स शुड, बच्चों को अलग करना चाहिए, नहीं ये नेगेटिव है। केवल 30 बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को समझना, ये पॉजिटिव है। केवल परीक्षा पर ध्यान देना, ये भी नेगेटिव है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ही देखकर आप बता सकते हो। तो पॉजिटिव है ऑप्शन सी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें टीचर जो होता है सभी बच्चों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग समझना चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइट लर्निंग किसने दी थी? तो स्किनर ने दी थी, थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने, या फिर ऑप्शन डी पैवलव ने। तो मैं आपको बता दूं, जो इनसाइट लर्निंग है इसमें कुछ अचानक से ध्यान आता है, यानी सडन अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये जो है कॉलर ने दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि जो कॉलर हैं उन्होंने बताया था कि समस्या का समाधान अचानक से समझ में आता है, कि हम कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? हाउ शुड अ टीचर व्यू चिल्ड्रंस मिस्टेक्स, यानी बच्चे जो गलती करते हैं शिक्षक को उन गलतियों को कैसे देखना चाहिए? फेलियर के रूप में देखना चाहिए, या फिर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग के रूप में, या फिर रीजन फॉर पनिशमेंट, या फिर इनडिसिप्लिन। तो जो है फेलियर, रीज़न फॉर पनिशमेंट, इनडिसिप्लिन, ये नेगेटिव है। तो इसमें पॉजिटिव है सीखने का अवसर। आप नेगेटिव पॉजिटिव देखकर भी बता सकते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कि बच्चा जो भी गलती करता है टीचर को उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, कि बच्चा कुछ सीख कर रहा है, गलती कर रहा है तभी सीख रहा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का निर्माणवादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या कहलाता है? व्हाट डज द कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच से अबाउट लर्निंग, यानी जो निर्माणवादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो क्या कहता है? बच्चा निष्क्रिय होना चाहिए, या फिर बच्चा केवल सुनने वाला होना चाहिए, या फिर बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है? शिक्षक ही सब कुछ सिखाता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब कैसे है? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है उसमें बच्चा खुद ज्ञान का खोज करता है, खुद लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, एक्टिव होता है, सुनता भी है, बोलता भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 14, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक सिद्धांतों पर
कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, विच पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी वर्क्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल, यानी मॉरल प्रिंसिपल पर कौन सा पर्सनैलिटी वर्क करता है। पहले से बता दूँ आपको कि जो फ्राइड हैं इन्होंने 3 टाइप की पर्सनैलिटी दी है, ईद, ईगो, सुपर ईगो। तो जो सुपर ईगो है वो एकदम परम सत्य है, मतलब एकदम मॉरलिटी पर बेस्ड है कि सुपर ईगो में व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जैसे ये रहा ईद, ईगो, सुपर ईगो। ईद में आता है आई वॉन्ट टू डू डैट नाउ, कि जो मुझे करना है या मैं चाहता हूँ मुझे वो अभी ही चाहिए और मुझे अभी ही करना है। ईगो में आता है मे बी कैन कॉम्प्रोमाइज़, कि हाँ अभी ये सिचुएशन है तो हम बाद में कर सकते हैं, ये मानवता में आता है। और जो सुपर ईगो है ये भगवान का प्रतीक है कि इट्स नॉट राइट टू डू डैट, कि ये मॉरलिटी पर बेस्ड है। 15 क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, परिपक्वता, मैचुरेशन का संबंध किससे है। मैचुरेशन इज़ रिलेटेड टू, जो मैचुरेशन है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर बायोलॉजिकल ग्रोथ, या फिर प्रैक्टिस, या फिर इमिटेशन, अनुकरण, बच्चा जो नकल करता है। तो मैं आपको बता दूँ अपने आप होने वाला विकास होता है कि बच्चा बढ़ रहा है, उसकी एज बढ़ रही है तो उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट भी हो रहा है। और जो मैचुरेशन होती है नेचुरल बायोलॉजिकल होती है, यानी बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।